अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जी बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में ज़मानत की मंजूरी की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तोशाखाना 2 केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की ज़मानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। FIA प्रोसिक्यूटर और दीगर अदालत में पेश हुए। FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे मगर मीडिया में पहले है कि ज़मानत मंजूर हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मीडिया को छोड़ें, उनसे ख़ुद को मुस्तस्ना कर लें। मीडिया में कहा जाता है जानकर बीमार हो गया, जानबूझकर नहीं आया। मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? जी बिल्कुल। और दौरान समाअत अदालत ने इस्तिफ़सार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतालिक क्या कार्रवाई हुई। उस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फ़ायदा उठाया वो बेनिफिशरी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। अदालत ने बानी PTI को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है और साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के बावजूद बानी PTI की रिहाई फ़िलहाल नामुमकिन है, क्योंकि बानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में ज़मानत खारिज हुई थी, जिसे ताहाल दोबारा कंफर्म नहीं कराया गया। रावलपिंडी 9 मई के 14 मुकदमात में ज़मानत के बावजूद ज़मानती मचल के जमा नहीं कराए गए। रावलपिंडी में 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हुए। बानी PTI के खिलाफ मज़ीद 16 मुकदमात दर्ज, जिनमें ज़मानत हासिल नहीं की गई है। थाना कोहिसार की बात की जाए तो 4 और थाना नून में 2, कोराल में 1 मुकदमा दर्ज है। थाना गोलड़ा, कराची कंपनी, I9, शहजाद टाउन, संगचानी और थाना रमना में भी 1-1 मुकदमा दर्ज है। थाना अपारा, मारगला और थाना तरनोल में भी 1-1 मुकदमा दर्ज है। बानी PTI पर दर्ज मुकदमात में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के अलावा कार्य सरकार में मुदाखलत और 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा आप कैसे देख रहे हैं अदालत के इस फैसले को? क्या समझते हैं ये केसेस ऑलरेडी कमज़ोर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो केसेस सारे आपको पता है सियासी नौयत के बनाए गए थे उनके खिलाफ, ताकि उनको जेल में रखा जाए, उनको सजा दिलवाई जाए और उनको सियासत से बाहर कर दिया जाए। और लेकिन आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता उनके केसों में उनकी या तो बेल हो रही है या वो केसेस खत्म हो रहे हैं हाई कोर्ट से, उनकी सजाएं मुअत्तल हो रही हैं या सजाएं कलअदम करार दी जा रही हैं। लेकिन आपने जैसे अभी आपने दिया कि और केसों में उनकी गिरफ्तारी देखी, मैं तो समझता था कि आज उन केसों में आप वहाँ खारिज हुई है, लेकिन बाकी बेल तो उनको मिली हुई है। तो अब मुझे नहीं मालूम ये कि और केसों में उनकी गिरफ्तारी दिखाई हुई है या उनको उसमें देखिए आप बेल उसी वक्त ली जाती है तो प्रोटेक्टिव ली जाती है या आपकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है। मुझे नहीं पता केसों में उनकी गिरफ्तारी उनकी नहीं डाली गई है। जी अच्छा, आप सब जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से तोशाखाना केस 2 में बानी PTI की ज़मानत मंजूर हुई है, दीगर केसेस भी उन पर हैं, तो आपको क्या लगता है जितने केसेस उन पर ऑलरेडी हैं और जिनमें उनकी अभी तक ज़मानत नहीं हो पाई, तो बाहर आना बानी PTI का कितना मुश्किल या आसान है? अब कोई केस जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई है और वो उसमें गिरफ्तार हैं तो फिर उनको बाहर वो वैसे नहीं आ सकते। लेकिन अगर इमरान खान साहब की बाकी केसों में बेल हो गई या गिरफ्तारी नहीं डाली गई है तो फिर उनको आज आ जाना चाहिए बाहर, उनका मचल के जमा कराने के बाद। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनमें उनकी को उसमें उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो फिर उनके लिए जब तक वो बेल नहीं लेंगे उनके लिए बाहर आना मुश्किल होगा। तो ये रावलपिंडी 9 मई के जो 14 मुकदमात हैं जिनमें जमानत हो चुकी है लेकिन जमानती मचल के जमा नहीं करवाए गए, वो क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम। ये तो आप उनके वकला से पूछे, जो तो आप करा दें जाके जमा, मतलब उसमें कोई बहुत कबाहत तो नहीं है। आप देखिए कि आज अगर उसमें बेल हो चुकी है तो आज जमा करा दें, उस मचलके का ऑर्डर ही है ना, उसको आज एग्जीक्यूट कर दें। जाके मचलके ही जमा कराने हैं ना, वो तो बेल तो हो चुकी है आप जैसे फरमा रही हैं। लेकिन उसकी वजह से फिर रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो पा रही ना। पॉइंट ये है इसमें इनको यहाँ भी तो मचल के जमा कराने हैं। जो आप फरमा रहे हैं जस्टिस जो जज हाई कोर्ट ने उनका फैसला किया है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और तो उनको दिया है तो उन्होंने यहाँ ऑर्डर किया कि मचल के जमा कराए, तो वहाँ जाके उनके वकला उन केसों में भी 9 मई के केसों में भी मचल के जमा करा दें तो उनकी बाहर आ सकते हैं वो।
अच्छा, अब आबिद जुबैर साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि साइफर का केस हो उसमें उनको कानूनी तौर पर रिलीफ मिला, फिर इद्दत में निकाह का केस है, तोशाखाना 1 और 2 दोनों में हम देख रहे हैं कि उनको ज़मानतें भी मिली हैं। तो ये केसेस आपने भी फॉलो करते रहे, आपने भी देखा, आप कानूनी माहिर है, तो क्या कमी रह गई थी इन केसेस को बनाने में कि बार बार एक के बाद एक केस में उनको फिर रिलीफ मिल रहा है इन अदालतों से? आपको जैसे मैंने कहा कि उनका कमी नहीं रह गई थी कि जब आप जो झूठ पे मबनी कोई केस बनता है, देखिए हमारे मुल्कों में बड़ा आसान तरीका होता है, किसी को फंसाना होता है, उसके खिलाफ जो झूठी जाके आप FIR दर्ज करा देते हैं और उसमें वो फिर कोर्टों के चक्कर ही लगा रहता है, अरेस्ट होता है, फिर जाके उसकी कहीं बेल होती है या प्री अरेस्ट बेल लेता है आदमी जाके। लेकिन देखिए ना, इनके अगर ये इतने केसेस थे और इतनी बात की गई कि जी इन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर, अगर तोशाखानों का आप देख लीजिए, आप उठाइए हमारे यहाँ लिस्ट लीजिए कि आज हमारे मुल्क में किन किन लीडरान ने तोशाखाना से क्या क्या लिया है, क्या उनके पर अभी आपने खुद फरमाया खातून ने कि ये कस्टम ऑफिसर्स ने उनकी गलत होगी, वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट नहीं हुआ उन ऑफिसर्स के खिलाफ, बिल्कुल होना चाहिए उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने गलत एक केस बनाया, और जिन लोगों ने ये केसेस बनाए हैं उनके खिलाफ भी ये कानून के अंदर भी है कि अगर आप झूठा केस किसी पे दायर करते हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी होता है और एक पार्टी के पास हक होता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जाके केस करे, उन पे दावा करे। ठीक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हक होता है। एडवोकेट अली बुखारी साहब माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि आज बानी PTI को हुक्म दिया गया है रिहाई का, आप क्या समझते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में भी अब कोई रिलीफ मिल सकता है आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, खान साहब के ऊपर जितने वैसे केस थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप विदाउट किसी एफिलिएशन की भी अगर बात करूँ ना, सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। उन केसेस के अंदर कोई जान नहीं थी, उनका किसी किस्म का भी कोई दूर का भी तल्लक क्रिमिनोलॉजी के साथ नहीं था जो इन्होंने किया है। FIA ने यही जो एक केस जिसमें आज खान साहब की बेल हुई, यही केस एक पुलिस ने भी उसके ऊपर अपना एक FIR दी जिसमें प्री अरेस्ट बेल एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। यही केस एक जो है ऑलरेडी पहले FIA भी एक दफा कर चुकी, ये तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस, इन पे सब ने अपने अपने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली किसी केस में कुछ नहीं बना। एक ही केस के एक ही इशू के ऊपर 3-3, 4-4 मुख्तलिफ प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की। सो अब इसके बाद जो आपके पास अल्टीमेटली जाके मैं आपको बात बताता हूँ कि जो केसेस रह गए, फॉर एग्जाम्पल 190 मिलियन पाउंड में खान साहब तो बेनिफिशियरी है ही नहीं उसकी। देखिए, आप कन्विक्ट करने के लिए आपके पास कंक्रीट एविडेंस बड़ी जरूरी होती है। आपने FIR दर्ज करके, FIR इज ओनली अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन दैट। किसी बंदे के खिलाफ FIR, हमारे ऊपर एहतजाज करने के ऊपर 6 FIR एंटी टेररिस्ट कोड की होगी, तो क्या हम एंटी टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता, ये तो मिस यूज ऑफ पावर्स होती है। इसको आप कहते हैं ओवर एंड अबव द लॉ, कि आपने वो काम किया जो कानून इजाजत नहीं देता था। और इसके ऊपर एक पूरी प्रोविजन है, 182 की प्रोसीडिंग्स होती है। जो लोग झूठी FIR करते हैं, झूठी एप्लीकेशन देते हैं, झूठी कंप्लेंट करते हैं, उनके खिलाफ जो है एक बाकायदा कंप्लेंट रजिस्टर होती है कि ये जो फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स जो प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। सो अब इसके ऊपर आप जब देखेंगे 190 मिलियन है क्या, पहले मुझे ये तो जरा एक दफा मैं आपको बता दूं। 190 मिलियन पाउंड्स जो NCA ने वहां पर इंग्लैंड में डिस्कवर हुए, मैं लंबी डिटेल में भी नहीं जाता हूँ। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आगे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जो पीछे एक बैठे हुए थे नाजायज मुंसफ, उन्होंने उठा के वो फेंक दिए, दे दिए, गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसमें इमरान खान साहब का क्या तल्लक है या उनकी फैमिली का क्या तल्लक है? तो 190 मिलियन आप, क्योंकि एक 190 मिलियन पाउंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सिंगल सेंट की बात कर रहा हूँ। एक सिंगल सेंट बता दें जो इमरान खान साहब ने यूटिलाइज किया हो, वो बेनिफिशियरी हो। आंसर इज नो। तो जब इस तरह के झूठे, फॉल्स, फ्रिवलस, फैब्रिकेटेड केसेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए जाते हैं तो अल्टीमेटली उनका अंजाम यही होता है। और आप देख लेंगे वन आफ्टर अनदर, इट ऑल दीज केसेस विल डाई इट्स ओन एंड नेचुरल डेथ। ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा। तो डेफिनेटली अब खान साहब के ऊपर और तो केसेस हैं, कोई नहीं। हमने एक अभी पंजाब में कितने हमें बता दें तो पता चला 67 है, इस्लामाबाद में कितने हैं, 57 है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इस हुकूमत ये नायक नखट्टू चाहेल हुकूमत, मैं इसको कहता हूँ चाहेल। मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एडवोकेट आबिद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। PTI के एहतजाज पर भी हम बात करेंगे जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। तो आपको PTI के एहतजाज की कॉल के हवाले से भी हम बता रहे हैं कि अब उसमें सिर्फ
4 روز باقی رہ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں اصلاح مشورے کے بعد احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات بارے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے، اور پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کے لیے مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا ہے۔ احتجاج میں کون کتنے بندے لایا، کون منزل تک پہنچا، کون راستے میں غائب ہو گیا، سب مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جی بالکل، اور مانیٹرنگ سیل نے کارکنوں کی لسٹ تیار کرنے پر کام شروع کر دیا ہے۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں مرد اور خواتین کی الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری طرف اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے تیاریاں کر لی ہیں۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس شیل، ربڑ کی گولیاں اور اینٹی رائٹ کٹس اسلام آباد پولیس کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے تاحال احتجاج یا دھرنے کی کوئی درخواست ضلع انتظامیہ کو نہیں دی۔ کسی بھی اجتماع کے لیے 7 دن پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلام آباد پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور چھٹی پر گئے اہلکار واپس بلا لیے گئے ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف پنجاب ندیم قریشی صاحب۔ ندیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے احتجاج ہو پائے گا، اور یا پھر احتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور گئے تھے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کی کال واپس لے لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے بہتر صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ بات گفت و شنید سے حل ہو۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے افراتفری ہو۔ ہم پہلے بڑی معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ عام آدمی کیوں متردد اور پریشان ہے؟ جو کال دی گئی ہے اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں بھی عمران خان کو رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کوئی نرمی نظر آ رہی ہے احتجاج میں آپ کو؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے تو یہ جو ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں بنوں میں دہشت گردوں کے حملے میں، کی شہادت پر اظہار افسوس کرتا ہوں۔ دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہماری مسلح افواج کو اللہ تعالیٰ مزید طاقت اور تقویت دے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ اب میں احتجاج کے حوالے سے سب سے گزارش کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سمیت پاکستانی جن حالات سے پچھلے 2-2.5 سال سے گزر رہا ہے، اس پہ بالخصوص مہنگائی، اس پہ بالخصوص لاقانونیت، اس پہ بالخصوص حکمرانوں کی عدم توجہی عوام کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، جتنے فکرز، جتنے اشاریے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آتے ہیں، جب تک عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آتی، لوگوں کا اعتبار ان فکرز پر، ان کمپیریزن پر نہیں پڑ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف تو ایک جبر کا شکار وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو پاکستان کی عوام کی بہت بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، اور میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے آج ان کی لا پوائنٹ میں ضمانت ہوئی، اور وہ سارے کیسز جو خان صاحب کے خلاف کیے گئے وہ سب اس لیے تھے کہ اس حکومت کو پیسج دیا جائے گورنمنٹ تک آنے کا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ آج حکمران پچھلے 9 ماہ سے جو جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، ابھی پنجاب میں ایک سموک کی کیفیت تھی اور بہت برے حالات تھے یہاں انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بمائے چیف منسٹر جو کی لوگ تھے، منسٹر، چیف سیکرٹری، سب بیرون ملک تھے۔ مطلب یہ عجیب حکمران ہے، یہ لوگوں کو تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، دنیا کو یہ انویسٹمنٹ کی دعوت دیتے ہیں فارن انویسٹر کو، اور اپنے انویسٹمنٹ بائے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے لیے 40 سال میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے، یہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ بھروسہ نہیں کرتے، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں۔ لیکن 24 نومبر کی جو کال ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ 24 نومبر کی کال کا ایک مقصد ملک میں رول آف لا ہو، ملک میں جمہوریت صحیح معنوں میں بحال ہو۔ ہمارا جو کھویا ہوا مینڈیٹ ہے، جو چوری کیا گیا، جو ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان کے عام آدمی نے ہمیں ووٹ کیا، فارم 47 کے ذریعے کچھ اجنبی لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ نہیں جیت سکی۔ ایسا تو انتخابات میں ہوتا رہا کہ کسی حد تک کو دھاندلی ہو گئی، مکمل دھاندلی زدہ انتخابات یہ 2024 کے ہی شمار ہوئے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف اور عام پاکستانی اسلام آباد میں پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اس ملک میں فیصلہ ساز ہیں، وہ محب وطن لوگ ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہوگا کہ یہ جو سیاسی کہتی ہے
शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त पंजाब भर में क्रैकडाउन है। एक पॉलिटिकल वर्कर को अगर आप सही पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, साथ ही रहिएगा। राना कैसर साहब सीनियर तजियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा 24 नवंबर को जो एहतजाज होने जा रहा है उस पर हुकूमत की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं, आंसू गैस शेलिंग का भी, और सारी तैयारियां की जा रही हैं किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये एहतजाज कितना कामयाब हो पाएगा, और जिस तरह की नौयत का एहतजाज किया जा रहा है हुकूमत की तैयारियां कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये हमेशा की तरह हुकूमत जो है वो अपनी तैयारियों में मसरूफ है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स भी पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और 24 नवंबर की जो कॉल दी गई है बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की, उस हवाले से भरपूर तैयारी है। अब ये देखना है कि पीटीआई जो है वो क्या फैसला करती है। जिस तरीके से आज कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी जमानत भी आज एक तोशाखाना 2 केस में मंजूर हो गई, तो क्या कोई गिव एंड टेक का सिलसिला जारी है? क्या पीटीआई को कुछ हुकूमत ऑफर कर रही है? और क्या पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है और दीगर लोग जो जेलों में हैं जिनके खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा, जिससे मैं कहता हूँ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो है, एक विच हंट जो है हो रहा है, और अदालतों से तमाम केसेस जो है वो एक के बाद दूसरा खत्म होते चले जा रहे हैं। और जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें अभी गिरफ्तारी नहीं है, वो तो ज़ाहिर एक आर्म ट्विस्टिंग का एक टैक्टिस होता है हमेशा। तो ये आप देखिए कि ओवरऑल सिचुएशन जो बनी हुई है इस वक्त मुल्क में, ना सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। पूरी दुनिया में हम एक लॉफिंग स्टॉक के तौर पे सामने आ गए हैं। जिस तरीके से अदालतों में प्रोसिक्यूशन के पल्ले कुछ नहीं है और वो केसेस नाकाम होते चले जा रहे हैं। तो कल आपने देखा जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद हमारे जिसको मैं कहूँगा कि बहुत ही ताकतवर वजीर आजम जो हैं, कल वो उसके बाद उनको देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आपने गौर की हो तो उसमें लग रहा था कि वो बिल्कुल एट हिज विट्स एंड्स। तो वो लग रहा था कि एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें अब इनको समझ नहीं आ रहा कि एक बंदे को टारगेट करने के लिए इसने पूरे मुल्क की इकॉनमी को सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। कल आपने अगर देखा हो, फॉलो किया हो कि कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव ने 2 पिटीशन फाइल की हैं इमरान खान के हवाले से, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन उस हवाले से। तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हमारी तरफ है कि हम पाकिस्तान में एक तरफ हम इकॉनमी का रोना रो रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, हमें इशारे बता दिए जाते हैं, ये हो रहा है। क्या आम आदमी की जिंदगी में उन इशारियों का कोई असर हमें दिखाई दे रहा? पूरी दुनिया भी देख रही है। क्विकली अगर आप बता पाएं, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात किन नुकात पर हो रहे हैं और हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए क्या है? ये मुज़ाकरात की बात कल से मैं देख रहा हूँ, एक अखबार में खबर छपी तो सारा मीडिया उस खबर के पीछे चल पड़ा, जिसको मैं बाय नहीं कर रहा कि मुज़ाकरात ऐसे मौके पे खबर का देना और उसके बाद सब मीडिया में हर शख्स उसी खबर को लेके टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी वो कर रहा है। तो बेसिकली एक ऐसी हवा जो है वो क्रिएट किए जा रही है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है पीटीआई को रोकने के लिए कि जनाब देखे मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप जो है अपनी कॉल को जो है वो वापस ले ले। जिस तरह आज अली अमीन गंडापुर साहब जो गए हैं, तो वो भी देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी सामने नहीं आई है। राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। कल भी अपने प्रोग्राम में आप और इस हवाले से बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मजीद मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुर्बानी और शहादतों का सफ़र जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले के नतीजे में इमारत गिरने से 12 सिक्योरिटी अहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज़्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी अटैक हो रहे हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान को भी टारगेट किया जा रहा है। आपके ख्याल में दहशतगर्दों के क्या मकासद हैं और इस सूरत हाल में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पहले तो हम जो लोग शहीद हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात में, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सर्च, हम उन शहादतों को सलाम पेश करते हैं और उन माओं को और उनके पेरेंट्स को सलाम पेश करते हैं। अब जो ये वाक़या हुआ है जॉइंट चेक पोस्ट के ऊपर, आपने देखा होगा, इसमें हमारे पंजाब के बच्चे भी शामिल हैं, हमारे बलोचिस्तान के लोग भी शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, तो गोया कि तमाम पाकिस्तानी शामिल हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की ये जो जंग है, ये हर पाकिस्तान के शहरी की जंग है। आपने जैसा सवाल किया कि इसमें आप सर्च देख रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है,
تو دیکھیں اس وقت یہ جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ ایک فریڈم آف موومنٹ ان کو دیتی ہے, ان کو لاجنگ دیتی ہے, ان کو بورڈنگ دیتی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی یہ جو انٹرنیشنل گٹس جوڑ دیا انٹرنیشنل سے, لیٹ می ٹیک دا نیمز آف دا 2 امپورٹنٹ کنٹریز. ہم انٹرنیشنل کہہ کے اس کو نا ہمیشہ گرے ایریا میں لے جاتے ہیں, انڈیا اینڈ افغانستان. سو ہمارے پاس ڈوزیئر بھی جو ہم نے دیے وہ انڈیا کے دیے, افغانستان کے دیے, ثبوت ہے کہ اب ان کا گٹس جوڑ ہے ان خوارج کے ساتھ اور ان کو یہ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں امریکنز نے جب افغان نیشنل آرمی بھی کریٹ کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو ماڈرن اسلحہ دے کے گئے, اور کچھ اسلحہ تو وہ 4.5 لاکھ میں سے تقریباً 1 لاکھ نکال کے واپس لے گئے, لیکن 3.5 لاکھ اسلحہ ابھی بھی موجود ہے جس میں وار فائٹنگ, نائٹ ویژن کی چیزیں ہیں, کمیونیکیشن کے امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے. ہمیں اس وقت بھی یہی شک تھا, ہم کہتے تھے, چیختے تھے کہ یہ افغان نیشنل آرمی ایک رات تو کوئی آپ ایک دنوں میں ہی یا کسی کو کہہ کے نیشنل آرمیز نہیں بن جایا کرتی, پروسیسز سے پروفیشنل آرمیز بنتی ہیں. پھر دیر از نو, عبوری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور ان کی جو گٹس جوڑ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, ان کے خلاف ایکشن لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایکشن لیتے ہیں تو ان کے اپنے اندر ڈویژنز ہو جائیں گی. تو یہ کچھ محرکات میں بیان کر رہا ہوں, ڈیٹیل میں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ ان کی وجہ سے ابھی سرج آئی ہے, اور یہ ٹی ٹی پیز جو ہیں مختلف کمبینیشن پھر لگا رہے ہیں. یہ ہیں تو رن پہ, ٹو بی ویری آنیسٹ. اب انہوں نے ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ بیٹ ہو گئی ہے, نو بڈی از بائنگ دیٹ آئیڈیالوجی. تو اب انہوں نے آپریشنز میں اضافہ کیا ہے, اپنے آپ کو محسوس کروا رہے ہیں, اور ان فورسز کو بتا رہے ہیں اضافہ کیا ہے کہ میجر صاحب ایک جانب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, دوسری جانب آپ اس حملے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ بھی کہیے گا جو منظوری دی گئی ہے آپریشن کی کہ بلوچستان میں جو ہے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جائے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے ایپیکس کا امپورٹنٹ میٹنگ تھی, چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی, پرائم منسٹر نے بھی, تمام وزرائے اعلیٰ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے انہوں نے منظوری دے دی ہے, اس کی آپریشن کی منظوری دے دی ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپریشن تو آلریڈی ہو رہا تھا. یہ دیکھیں ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے اس نے انفارچونیٹلی اتنی سینٹرل سٹیج لے لی ہے کہ ہم باقی ساری چیزیں بھول گئے ہیں, کہ ہم نے سیکیورٹی کے جو ہمیں ایشوز ہیں, اکنامک جو چیلنجز ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں آپ پولیٹیکل پرسوٹ ضرور کریں, آپ اپنے آبجیکٹیوز کو ضرور حاصل کریں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی لائفز آف دا پیپل آف پاکستان. آج میں دفاعی تجزیہ کار یا ایکس ملٹری آفیسر نہیں, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں, اپنی حکومت سے سوال کر رہا ہوں کہ انہوں نے کون سا ایکشن لینا ہے. دیکھیں یہ ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت ہی یہ آپریشنز کمپلیٹ ہوں گے. یہ صرف سیکورٹی فورسز یا ملٹری یا پولیس یا ان کی ساتھ یہ آپریشنز وہ ایک پرونگ کر سکتے ہیں, کائنیٹک کر سکتے ہیں, لیکن جو سوشو اکنامک پرونگز ہیں ان آپریشن, ان اس ٹیررزم کی جو بیسک محرکات ہے, جو یہاں پر بریڈنگ گراؤنڈ ہے, اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے, پریورٹیز کس نے سیٹ کرنی ہے. افغانستان کے اوپر ہم نے جو فورن ڈپلومیسی ہے اس کا کیسے امپلیکیشن کرنا ہے, ان کے اوپر کیسے پریشر بلڈ کرنا ہے, وہ اسٹریٹجی جو ہے عام پاکستانی پریشان ہے, کنفیوز ہے کہ وہ کہاں ہے. تو اب پریکٹیکل آپریشن کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہول آف اے نیشن میں جو صوبائی حکومتیں ہیں, جو ہماری فیڈرل حکومت ہے, باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر دے. آپ سیکیورٹی اور اکانومی کے اوپر نو کمپرومائز کریں. سیکیورٹی اور اکانومی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ٹائر صاحب, آپ نے زونو نیوز کو وقت دیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی لہر میں جو ایک اضافہ ہوا ہے, اور خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کے پی کی بات کر لی جائے, بلوچستان کی بات کر لی جائے, اور جو اس کے تانے بانے مل رہے ہیں وہ سرحد پار سے مل رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں امن دوبارہ سے لوٹے گا, اور خاص طور پر ان 2 صوبوں میں بھی امن و امان کی صورتحال جو ہے بہتر ہوگی. فی الحال ہمیں چھوٹی سی ایک بریک لینی, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے خوشخبری سنا دی ہے. حکومت نے بجلی صارفین کے لیے ونٹر پیکج کا اعلان کیا ہے. اب زیادہ بجلی استعمال کرنے پر بل میں کمی ہوگی. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سردیوں کے لیے بجلی پیکج کے تحت 30 سے 50% تک ریلیف کی منظوری دے دی ہے. جی بالکل, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب صاحب, انرجی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ریلیف کو, اور عوام کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ بہت شکریہ جی. میں بیسیکلی اب اس کے نا جو آپ کی نیوز ہے اس کے 2 ہیں ایسپیکٹ نا. ایک تو یہ ہے کہ خوشخبری سنا دی. جب میں کوئی ایسا لفظ سنتا ہوں نا کہ کسی بھی سے جب یہ خبر آتی ہے نا کہ خوشخبری سنا دی, تو باخدا کچھ مطلب عجیب سا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, یقین نہیں آتا. ہاں کوئی اچھی خوشخبری سننے میں ملتی نہیں ہے نا. تو
हाँ, फिर इसका दूसरा पहलू ये होता है कि एक अच्छी खूबसूरत सी तसल्ली दे दी कि चले भाई जरा थोड़े दिनों के लिए कुछ, चूंकि मौजू कोई और मिल नहीं रहा था बात यानी कि करने के आपको लिए। इस पे इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा है, ये बस ऐलान की हद तक है। जी मैं मतलब देखिए, अगर तो कोई इसकी तफसील आए ना कि जनाब ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, आप कितने यूनिट्स तक रिलीफ देंगे, और जब 30 से 50% तो वो किस पर होगा, वो बेसिक यूनिट पर होगा, ओवरऑल बिल पर होगा, पीक आवर्स पर होगा। देखिए इसमें इन्होंने खुद ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डाली हुई हैं। या तो हो ना कि एक स्ट्रेट हमें पता हो कि जनाब मैं इतनी बिजली कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा इतना स्ट्रेट बिल आएगा। मेरे पास तो जो हिडन टैक्सेस हैं, हिडन या ओवर्ट या कॉवर्ट टैक्सेस हैं जो मैं भर रहा हूँ, जो मैं जनाब बिजली इस्तेमाल करके, हमारी मस्जिद भी जो है वो टेलीविजन का बिल दे रही है, तो उसमें फिर देखें ना डाउट्स तो पैदा हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी डिटेल्स जो हैं वो ये सामने आई हैं कि जो ये रिलीफ है गुज़श्ता साल के माहाना बिलों यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि पिछले साल के इन 3 महीनों में से जो आपका बिल आया होगा ना माहाना, उससे 25% ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने पर ये रिलीफ मिल सकता है उसे। हाँ देखिए ना, अब ये फिर एकदम आपने कंडीशन लगा दी। अब कि जी आपने जो पिछले साल जो इस्तेमाल किया था, तो जमीन आसमान एक साल में फर्ज किया किसी कुंभे में अफराद का इजाफा हो गया है जनाब, उसके बाद आपके कुछ नए लोग हो गए हैं, नए रिश्तेदारियां हो गई हैं। ऐसे नहीं होता। देखिए ये इनको कहते हैं, ये मैं बड़ा एक इसके लिए एक वर्ड यूज किया करता हूँ बड़ा, वो ये कहलाती हैं स्लीपिंग पिल्स। कि आप जैसे ही जरा सा लोग संभलने लगे या कुछ सर उठाने लगे, तो आप उनको एक मीठी सी गोली दे दीजिए कि ये दोबारा सो जाए, ताकि ये कहीं एहतजाज ना हो, कहीं कोई बात ना करे, कहीं किसी फोरम पे कोई पॉइंट ना रेस करे। ये ऐसे नहीं होता। देखिए आपके सामने एक मैकेनिज्म मौजूद है। आज के मेरा तो जो सिर्फ दुख है ना जी, मैं आपको आज आपके साथ अपना दुख शेयर कर देता हूँ, वो ये कि हम आज के हाईटेक दौर में रह रहे हैं, जिसके अंदर चीजों को सिंप्लीफाई करना इतना आसान हो गया है कि आपको किसी कोई बहुत बड़ी कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं। आज आपके पास ऐसे हाईटेक सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपकी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप सिंप्लीफाई करके लोगों को बताएं कि भैया ये है चीज आपकी। और फिर देखिए एक चीज याद रखें, ये जो टेम्परेरी रिलीफ होते हैं ना, ये कभी भी रिलीफ नहीं कहलाते। ये मजा तो तब है कि जनाब आप बताएं लोगों को, आप उनको हकीकी मानों में कि जनाब हम आपको एक लॉन्ग टर्म में ये रिलीफ देने लगे। ये इफ एंड बट के साथ रिलीफ नहीं होते, स्लीपिंग पिल्स होते हैं। मैं तो ये वाज़ेह तौर पर आपको बता रहा हूँ। सही डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा ये स्लीपिंग पिल्स होते हैं, हम भी देखते हैं एक तरफ से रिलीफ दिया जाता है तो दूसरी तरफ से तकलीफ भी मिल रही होती है। गैस के बिलों में अगर रिलीफ मिलता तो आप सोच सकते हैं कि वाकई, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, बिजली तो वैसे ही उस तरह से इस्तेमाल नहीं होनी है। जी बिल्कुल। अब मेरी गुज़िश्ता दिनों इसी मौजू पे बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब आप देखिए उसके टैरिफ को उन्होंने रिवाइज किया है, और खासा ठीक ठाक तरीके से रिवाइज किया है, और उसके अंदर ना कुछ फिक्स चार्जेस भी डाले गए। अब वो फिक्स का चार्जेस का क्या है, मतलब सॉरी टू से मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये मुनासिब नहीं है, लेकिन ये जो ड्रामा रचाया गया, अब उसमें क्या है, गैस तो आपकी अवेलेबल ही कोई नहीं है। आप मुझे इस वक्त बताइए ना, मतलब एक पूरी मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ कंज्यूमर जो है वो गैस से अभी महरूम होना शुरू हो गया नवंबर में। ऐसे ही है। आपको फिक्स चार्जेस पे करने हैं, यानी आपके पास एक जो आपकी यूटिलिटी हो रही है उसकी नहीं हो रही यूटिलाइजेशन, आपने फिक्स चार्जेस पे करने ही करने हैं। यानी कि आपके ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा ही है, और इसमें कोई ख़ास रिलीफ जो है वो आवाम को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शुएब साहब मौजूद थे। हुकूमत तो ये दावे करती है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन असल रिलीफ आवाम को मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये तो मेरे ख्याल में आवाम ही जानते हैं, और आवाम से हम पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के साथ। देखते रहिए दिन भर। अल्लाह हाफ़िज़।